So, hello students, myself Vishal Singh, your JEE Advanced Educator, and here I am with the part 8 of our real JEE Advanced question series. तो आज का जो टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सुन के लग रहा होगा आपको कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या ही एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बट आप देखेंगे कि जो मैंने कलेक्शन रखे हैं अभी क्वेश्चंस के, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको समझ आएगा कि हाँ, ये जो पॉइंट्स थे जिसको लेकर ये सवाल बनाया गया है, जो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, उसमें गलतियां बहुत जगहों पर हो सकती हैं। तो उन्हीं चीजों को आप अभी समझ लें और एग्जाम में गलतियां ना करें, यही हमारा मोटिव है इस सीरीज का। और मैं बिल्कुल ये कोशिश करके चल रहा हूं कि ये सीरीज जो चलेगी, इसमें हम जो भी सेगमेंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे वो हाईली रेलेवेंट होंगे जेई एडवांस के साथ, बट एट द सेम टाइम थोड़े से टफर लेवल पे होंगे। ठीक है, ऐसी चीजें जहां पे गलतियों का स्कोप बहुत ज्यादा होता है और मैक्सिमम परसेंटेज स्टूडेंट्स जहां गलती करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कर रहे होंगे वो उन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में से होंगे जो बिना गलती किए आगे बढ़ गए। तो यही हमारा मोटिव है। चलिए तो शुरू किया जाए। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, मैं साइड हो जाता हूं, पॉज करके करिएगा सॉल्व दीज 4 पॉइंट्स, देन दीज एंड देन दीज। ओके, तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा इसको। और अब हम करेंगे इसका डिस्कशन। डिस्कशन से पहले मैं एक चीज बता दूं, अभी कल YouTube पर अनअकैडमी जेई चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ। वहां मैं कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराने वाला हूँ, पूरी थियरी कराऊंगा। संडे सुबह 9 AM स्टार्ट कर रहा हूँ अपना सेशन। जिस तरह से लास्ट संडे, अगर आपको नहीं पता है, मैंने कंप्लीट इक्विलिब्रियम पढ़ाया है और वो सेशन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था। रफली 14 आवर्स का सेशन था। जी हाँ, 14 आवर्स की लाइव क्लास लिया गया था। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम भी पूरा करना है राइट फ्रॉम स्क्रैच, एकदम एडवांस प्लस लेवल की थ्योरी कराई गई है। हाँ, क्वेश्चंस थोड़े कम कराऊंगा मैं जो सेशन लूंगा उसमें, क्योंकि थ्योरी इतनी ज्यादा है कि थ्योरी कराएंगे और फिर नेक्स्ट डे स्पेशल क्लास में उसके क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो दोनों चीजों के साथ आप लिंक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरी स्पेशल क्लास का भी और साथ ही साथ कल के यूट्यूब वाले सेशन का भी। साथ ही साथ अंतिम प्रहार बैच में मैं अभी जेई एडवांस 2025 के लिए पढ़ा रहा हूँ, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और उस बैच के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, अभी फिर से बता रहा हूँ कि वहां हम इस तरह के एक नहीं दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। रेगुलर क्लासेस करा रहा हूँ 9 AM मॉर्निंग। तो अगर आपको लगता है कि आपको उसकी जरूरत है तो आप आ सकते हैं मेरे साथ पढ़ने। ठीक है, चलिए तो अब इसको एक्सप्लेन करना शुरू करें। आ जाओ। सबसे पहला, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ये बताना है। तो पहला पॉइंट देखा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ है। मैं थोड़े दूसरे कलर से सॉल्व करता हूं सो दैट समझ आ पाया। तो जब फ्लोरीन लगा होता है और तीनों तरफ फ्लोरीन ही लगा हुआ है, तो तब तो आप डिसाइड कैसे करते हो? आप सिर्फ इसके इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड कर लेते हो, है ना, माइनस आई कौन ज्यादा लगा रहा है। तो आप बोलेंगे सही बात है सर, ये तो सही है। और तो पोजीशन पे माइनस आई ज्यादा लग रहा है, मेटा पे माइनस आई कम लग रहा है, पैरा पे माइनस आई और कम लग रहा है। तो ये तो बिल्कुल अलाइंड है, आप समझ पा रहे होंगे इसको। दिस इज करेक्ट। अगर मैं आपको इसकी पीके वैल्यूज भी बताऊं, अगर मैं आपको डेटा भी बताऊं, आई हैव डेटा विथ मी। सो इट इज 8.81, दिस इज 9.28 एंड दिस इज 9.95। ये मैं पीकेए वैल्यूज बता रहा हूं। तो सही है, बिल्कुल सही चल रहा है ये। दूसरे वाले में देखिए, यहां पर मुझे लगता है बच्चों से गलतियां हुई होंगी, क्योंकि हैलोजेंस को जब वो देखते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है कि ठीक है, हम हर समय माइनस आई से डिसाइड कर लेते हैं, यहां भी माइनस आई से डिसाइड हो जाएगा। बट आप यहाँ गलती कर जाएंगे, क्योंकि डेटा ऐसा है और डेटा के सामने कुछ नहीं टिकता, आपको पता होना चाहिए। अब आप ये नहीं बोल सकते ऐसे थोड़ी ना आएगा एग्जाम में, बहुत एग्जाम में ऐसे आए हुए हैं, आगे भी आने वाले हैं। तो एग्जाम में आने के बाद पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पहले पढ़ के चले जाओ तो फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी चीजें
जो हम थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ाते हैं, तो जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो लोगों को लगता है अरे ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो इतना टफ ऐसा थोड़ी न पूछेगा। लेकिन जब वो एग्जाम में आ जाता है तो उसके बाद फिर सब पढ़ाने लगते हैं, फिर वो सिलेबस में आ जाता है। तो एग्जाम में आने का वेट ना करें, पहले से एक एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, पढ़ के जाइए, फायदे में रहेंगे। आइए FCLBR यहाँ लगा है, तो एक झलक में ऐसा लगता है कि यार इंडक्टिव से डिसाइड कर लेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन ये केस अगर आपने पढ़ा नहीं है तो दिक्कत होगा। मैं आपको केस को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, देखिए बात को समझिए। ये लगा हुआ यहाँ फ्लोरीन है, फिर ये लगा हुआ यहाँ क्लोरीन है, और ये फिर लगा हुआ यहाँ ब्रोमीन। तो पहले तो मैं डायरेक्ट आपको डेटा बता देता हूँ। सर डेटा पता होना चाहिए क्या, तभी होगा? देखो, हैलोजेंस, फिनॉल के जो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए इसको, ठीक है? लेकिन थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन भी हो सकता है। जैसे कि देखा जाए कि ये फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, -I तेज लगाएगा, -I तेज लगाएगा, -I तेज लगाएगा, ठीक है। थोड़ा कम -I हुआ, यहाँ -I थोड़ा और कम हुआ। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्लोरीन जो है वो साथ में +R भी बहुत तेज लगा रहा होगा कंपेयर्ड टू इसके +R और इसके +R से? एक चीज ये नजर आती है कि ठीक है, -I अच्छा तेज लगा रहा है, -I डोमिनेंट भी है। मैं नहीं बोल रहा -I डोमिनेंट नहीं है, -I डोमिनेंट भी है। अगर आप कंपेयर करोगे कि फिनॉल में, अगर आप कंपेयर करोगे कि फिनॉल में और ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में कौन अच्छा एसिड है, मैं यही बोलूंगा। इसका मतलब नेट जो है वो -I वाला फैक्टर ही डोमिनेंट है। बट यहाँ +R भी थोड़ा लग रहा है, यहाँ भी थोड़ा +R लग रहा है, लेकिन इसका +R थोड़ा वीक है। यहाँ पर कौन सा +R लग रहा है बेटा? 2p पाई ओवरलैपिंग हो रही है जब ये +R इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर 2p पाई 3p पाई ओवरलैपिंग हो रही है जो कि कंपैरेटिवली वीकर है। यहाँ चले जाओगे तो +R बहुत ही पुअर +R है, बहुत ही पुअर +R है। तो कहीं ना कहीं लगता है यार ये वाला फैक्टर तो ब्रोमीन को सपोर्ट कर रहा है, ये वाला फैक्टर तो ब्रोमीन को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी एक और बात आती है कि अगर आप प्यार से देखो तो आपको दिखेगा कि ये H बॉन्डिंग भी कर रहा है, ये भी H बॉन्डिंग कर रहा है, और ये तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग करेगा। और जब H बॉन्डिंग हो रही होगी फिनॉल और फ्लोरीन में, तो ये समझ में आता है कि H+ का निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा। H+ का निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये निकलना अगर मुश्किल हो गया तो ये भी फैक्टर जो है ये बोल रहा है कि ये पुअर एसिड होना चाहिए, और डेटा भी यही बोल रहा है। डेटा कुछ इस प्रकार है, मैं आपको डेटा बताता हूं। ये डेटा पीटर साइक्स से लिया गया है, तो आप बिल्कुल इसको ट्रस्टेड मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो पीके वैल्यू है, इसका पीके वैल्यू इट इज समवॉट 8.81। इसका पीके वैल्यू है क्लोरो का 8.48। इसका पीके वैल्यू है 8.8 8.42। तो आप देख सकते हो ये बेटर एसिड, ये और बेटर एसिड एज पर द डेटा। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, एक रेजोनेंस वाला फैक्टर और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर, दोनों फैक्टर ब्रोमीन की तरफ ओरिएंटेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ब्रोमीन ज्यादा है। बट फिर से बोल रहा हूं, अगर थियरी लेक्चर्स के दौरान ये पढ़ा नहीं है तो एग्जाम में प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए आइए। तो ये वाला करेक्ट हुआ, बट क्या ये करेक्ट है? ना, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। अच्छा, अब तीसरे में आ जाओ, ये भी स्टार मार्क कर लेना। यहाँ भी मैक्सिमम बच्चे गलती किए होंगे, यहाँ भी गलती किए होंगे। क्या? अब ये तो बहुत सारी किताबों में भी गलत है। जी हाँ, मैं किताबों का नाम नहीं लूंगा, बट हाँ बहुत सारी किताबों में भी ये ऑर्डर जो है गलत दिया हुआ है। ये इसी तरह से दिया हुआ है कि फ्लोरो और क्लोरो में फ्लोरो बेहतर है। अब फिर बताया यही जाता है कि एक बार में देखकर भी लग रहा है ना कि मेटा है, तो मेटा में सर रेजोनेंस वाला चक्कर तो लगेगा नहीं, आपका रेजोनेंस वाला चक्कर तो गया। दूसरी बात, इंडक्टिव से देखेंगे सर तो -I ज्यादा है, -I कम है, तो ये बेटर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। डेटा क्या कहता है, मेरी बात को सुनो।
सर इतना डेटा बेस्ड होना पड़ता है क्या? अरे बिल्कुल होना पड़ता है, बहुत नॉर्मल से कंपाउंड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, पढ़ के जाना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर अभी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं इसका। 9.28 इसका पीके है और 9.02 इसका पीके है। अगर आप कहीं इंडिया के बहुत ही अच्छे टॉप बैचेस में पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको थ्योरी लेक्चर्स में बताया जाता है, और सेम चीज मैंने अपने यूट्यूब लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो जीओसी के मेरे यूट्यूब लेक्चर्स हैं, उसको फॉलो करो, सब सीखने को आपको थ्योरी लेक्चर्स में मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखा जाए तो यार ये तो पुअर एसिड नजर आता है, तो ये तो रॉन्ग है, लेकिन कैसे एक्सप्लेन करें? तो अब मैं एक रेफरेंस दूंगा आपको तो आपको समझ आएगा। आप बताओ मुझे कि जब आप CH3F और CH3Cl, अच्छा मुझे ये बताओ कि माइनस आई जो है, माइनस आई इफेक्ट आप कहते हो कि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज करता है कार्ब अनायन को, यही बोलते हैं ना। माइनस आई इफेक्ट कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है। क्यों करता है स्टेबलाइज? क्योंकि वो खींचता है, खींचने से बॉन्ड को पोलराइज करता है। हम ऐसे ही बोलते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं सर देखो ये जो है ना CH3CH2 माइनस है मान लो सर, और फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl है, तो ये Cl क्या करता है सर? पोलराइज करता है, अपनी तरफ डेल्टा माइनस लाता है, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो यार ये पोलराइज करने का जो फैक्टर है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं एक्चुअली में? हम तो यहाँ ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मेजर करते हैं, बट एक्चुअल उसका तरीका क्या है मेजरमेंट का? सर डाइपोल देखा जाता है, सर डाइपोल मोमेंट देखा जाता है, एक्चुअल तरीका तो यही है। यस, और डाइपोल मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल नहीं होता। हाँ, 99.9% टाइम्स आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जरूर आ जाता है, बट देर आर फ्यू केसेस जहां पर वो बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर भी मैटर करता है, वो बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर भी मैटर करता है। लाइक हियर जब आप यहां पर डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन कर रहे होते हो, बिकॉज बेटा डाइपोल मोमेंट भी वही करता है, खींच के पोलराइज करना, जितना पोलराइज करेगा उतना नेगेटिव स्टेबल होगा, उतना नेगेटिव स्टेबल होगा। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझो मैं क्या कह रहा हूं। तो ये डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो डाइपोल मोमेंट अफसोस CH3Cl का ज्यादा होता है। ये तो पढ़े हो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं नॉर्मली। तो यहां भी वही चक्कर है कि ये क्यों ज्यादा अच्छा एसिड आ रहा है, बिकॉज Cl, क्योंकि पूरा खेल उसी का है डाइपोल का, तो Cl जो खींच रहा होगा, तो यहां पर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा है, और जितना ज्यादा ये खींचेगा, जितना ज्यादा पोलराइज करेगा। डाइपोल मोमेंट की बात करूं, यहाँ पोलराइजेशन को किससे सोचना पड़ेगा? आपको डाइपोल मोमेंट से सोचना पड़ेगा, और इस हिसाब से मैं जाऊं तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। अब अगला देखें केस। अगला केस थोड़ा आसान है, थोड़ा आपके ऊपर मैंने मेहरबानी की है कि चलो एक आसान ऑप्शन भी रखा हुआ है, ये आपसे बन गया होगा। पाइपरिडिन, एनिलिन, पाइरिडिन एंड पाइरोल। तो पाइपरिडिन, दिस इज पाइपरिडिन, sp3 नाइट्रोजन, फाइन। उसके बाद क्या रखा गया है? एनिलिन पाइरिडिन। शायद यहाँ पर बच्चे फंसे हों कुछ बच्चे, बट थोड़ा भी ठीक ठीक से पढ़े होंगे तो बच गए होंगे, यहाँ पे फंसने से बच गए होंगे। चलो, तो एनिलिन एंड पाइरिडिन, एंड देन वी टॉक अबाउट पाइरोल। पाइरोल तो सबको पता है बहुत ही पुअर है, लोन पेयर चला गया रेजोनेंस में, और रेजोनेंस करके एरोमेटिसिटी दे रहा है, तो रेजोनेंस ही करता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनना। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप देखते हो ये पाइपरिडिन sp3 नाइट्रोजन है, तो बेटर डोनर होगा। इन दोनों में थोड़ी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? बच्चों को लगता है कि यार ये n का लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया और ये n का लोन पेयर तो यहीं रुका हुआ है, जो कि सही बात है। फिर वो कहते हैं लेकिन देखो सर ये sp2 है, और पता नहीं क्यों बच्चों को लगता है ये नाइट्रोजन sp3 है। पता नहीं क्यों वो लोन पेयर को गिनने वाली आदत रहती है, तो उनको लगता है ये sp3 है तो सर ये बेटर हो जाएगा ना, भले रेजोनेंस में जा रहा है लेकिन sp3 है। अरे मेरे भाई, अगर वो रेजोनेंस में जा रहा है तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैसे रह सकता है? अगर वो रेजोनेंस में जा रहा है तो वो प्योर पी ऑर्बिटल में रहा होगा ना, और अगर प्योर पी ऑर्बिटल में रहा होगा, इसका मतलब यहां भी n की अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन देखो कायदे से, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है।
और अगर आपको मैं डेटास भी बताऊं तो आपको पता होगा, जब आप इसकी पीकेबी की बात करते हो, ये 9 से 10 के बीच में आती है। एनिलिन की 9.45 ऐसा कुछ वैल्यू आता है। और जब आप पाइरिडिन की बात करते हो तो पाइरिडिन की पीके शायद 8.5 से लेके 9 के बीच में कुछ वैल्यू आती है। ये वैल्यू आती है, मेरे पास एग्जैक्ट डेटास भी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। पाइरिडिन इज 8.8 and this aniline is 9.4 ऐसा। तो आप एनिलिन को बेहतर बेस समझने की गलती ना करें। और पाइरोल तो बुरा ही है, पाइरोल तो सर बहुत बुरा है। कितना है सर? ये 13-14 के आसपास चला जाएगा। हाँ 13.4, ये इसकी पीकेबी वैल्यू बता रहा हूँ। व्हाट अबाउट पाइपरिडिन? पाइपरिडिन इज गुड इनफ बेस, इवन इट इज बेटर देन अमोनिया, इट इज बेटर देन अमोनिया, इट इज बेटर देन मिथाइलमीन, उनसे भी बेहतर है ये। मतलब इनका जो पीकेबी देखा जाए तो 2.5-3 के आसपास होगा कुछ वैल्यू। हाँ 2.9 बढ़िया है। तो ये रफली आपको पता होना चाहिए वैल्यूज, लेकिन इसके बिना भी कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटाबेस नहीं था, इसके बिना भी कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा था कि एनिलिन इज बेटर देन पाइरिडिन, ये सही है, तो आप गलत थे, आप गलत थे। कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्या आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे सीखने को मिला, कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए नया था या फिर आपको याद नहीं था। कुछ भी बातें होंगी तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, ठीक है? उससे मुझे समझ आता है और फिर मैं अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है, उसके हिसाब से लेकर आता हूँ। अगर आप कमेंट में बढ़िया इंटरेक्ट करते रहोगे मेरे साथ तो ये सीरीज भी अच्छी चलती रहेगी। लाइक वाला बटन भी दबाना है और हो सके तो शेयर भी करना है। जहां भी आप, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं उसमें आप शेयर भी करिए, तो बेटर पुश मिलता है यार, ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचती हैं। तो चार चार पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। नाउ 3 और पॉइंट्स, और बहुत ही मजेदार ये 3 पॉइंट्स, इनको देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ कटायन की, अब यहां पर बच्चा फंसता है कि यार ये स्टेबिलिटी कैसे बताया जाए। अब देखो, फिर बच्चे बोलेंगे सर ये भी डेटा बेस्ड है। आपको याद है जेई एडवांस पीवाईक्यू में इन दोनों का कंपैरिजन पूछा हुआ था ना, और इन दोनों में तो कोई कंपैरिजन है नहीं ऐसे, ये तो बिल्कुल से डेटा बेस्ड ही है। अगर आप देखो, आप बेंजाइलिक में देखो और टर्ट ब्यूटाइल में देखो, तो आपकी जो नॉर्मल गणित है वो क्या कहती है? वो कहती है रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है और आप बेंजाइलिक बोल देते हो। बट डेटा वाइज ये सही थोड़े ना, डेटा वाइज ये सही नहीं है। अब यहाँ कौन सा डेटा सर? ये हाइड्राइड आयन एफिनिटी एक्सपेरिमेंट का डेटा है ना, ये भी आपको किसी भी किताब में मिलेगा, अच्छी किताब में, पीटर साइक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। हाइड्राइड आयन एफिनिटी करके एक डेटा दिया होगा। अगर मेरे पास अभी किताब रखी है तो मैं आपको पेज नंबर भी बता सकता हूँ। आप देखिएगा, डेटा दिया है, पेज नंबर निकालने में मुझे टाइम लगता है, ठीक है? वो डेटा दिया हुआ है। तो हाइड्राइड आयन एफिनिटी से हम ये देखते हैं कि कौन सा कटायन हाइड्राइड लेते वक्त कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। इस तरह से हम चेक करते हैं। लेकिन सर अभी तुरंत डेटा की बात क्यों कर रहे हो, थोड़ा थ्योरी भी बताओ। चलो थ्योरी बताते हैं। अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करो तो पता नहीं क्यों बच्चों को लगता है सर ये बेहतर है। क्यों? क्योंकि ना उनको ये टर्शरी पोजीशन पे दिख रहा होता है, तो उनको लगता है यार ये बेहतर है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच भी ज्यादा दिख रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कंक्लूड करना बिल्कुल ठीक नहीं है ना? क्यों? चलो बताते हैं। अगर आप देखो, दिस कितने कार्बन लगे थे, यहाँ पे लगा हुआ प्लस, तो यहाँ पर 3 अल्फा एच नजर आ रहे हैं, और द मोमेंट ये रेजोनेंस करेगा तो ये कुछ इस तरह से, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ऐसा। तो 3 अल्फा एच यहाँ भी है, 3 अल्फा एच यहाँ भी है, तो मतलब बोला जाए तो एक्चुअली में अगर आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो तो है तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन्स जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब आप बोलोगे ये 2 डिग्री का कार्बन है, ये भी 2 डिग्री का कार्बन है, अच्छी बात है, बिकॉज दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड दे आर equivalent resonating structures as well, if I'm not wrong. Yes, they are equivalent resonating structures as well. उसके बाद अगर आप दूसरा वाला
कार्बोकैटायन देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो 6 यहाँ भी है, हाँ 6 है, ये 3 डिग्री में भी बैठा हुआ है, मैं मान लिया आपकी बात, लेकिन जब ये रेजोनेंस कर रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, ये प्लस यहाँ हो रहा है, ये प्लस यहाँ हो रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अगर आप अभी देखो, अगर आप अभी देखो तो ये 1 डिग्री में भी चला गया, तो कैसे कंक्लूड कर पाओगे? ये तो 3 डिग्री था, ये इसमें 1 डिग्री चला गया, ये 2 डिग्री था, 2 डिग्री था, दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी थे। बड़ा मुश्किल है बता पाना, बड़ा मुश्किल है, और कहीं ना कहीं दोनों ही एलाइलिक पोजीशंस में है। देखो बोथ अलाइलिक हैं, बोथ 6 अल्फा हाइड्रोजन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट भी दोनों में रफली सेम लग रहा है, देख रहे हो, इंडक्टिव इफेक्ट भी दोनों में रफली सेम लग रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या कहते हो? सर हम तो ये कहेंगे कि यार हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और एक्चुअल में डेटा बताऊं तो दोनों ना बराबर आते हैं, दोनों की हाइड्राइड एंड एफिनिटी वैल्यू बराबर होती है, शायद 225 के आसपास कुछ नंबर आता है, ये दोनों ही बराबर होते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात आपको बताऊं, सबसे शॉकिंग बात आपको बताऊं कि आप बेंजाइलिक और इसमें जब कंपेयर करते हो ना, तो भी ये बेहतर होता है। यस, बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल दोनों से बेहतर। अच्छा देखो मेरी बात सुनना, एक और बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको, बढ़िया चीज बता रहा हूं। जब आप नॉर्मल अलाइलिक लिखते हो, ये नॉर्मल अलाइलिक है, हाँ सर, अब इसी अलाइलिक में तुमने थोड़ी सी ये बढ़ा दी, अल्फा एच बढ़ा दिया, अलाइलिक विथ 0 अल्फा एच, अलाइलिक विथ 3 अल्फा एच, एंड आफ्टर दिस comes this benzylic, after this comes tert butyl, after this comes allylic with 6 alpha H, remember, after this comes allylic with 6 alpha H, and it is similar to this carbocation, it is similar to this carbocation, this is the actual order, दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। यहां पर आपको पता होगा एलाइलिक बेंजाइलिक, सॉरी टर्ड ब्यूटाइल और बेंजाइलिक वाला केस सभी बताते हैं, फेमस हो गया है वो केस, सबको पता होता है। कुछ 233 इसकी वैल्यू होती है, 230 इसकी वैल्यू होती है, तो बहुत ही स्मॉल मार्जिन से टर्ड ब्यूटाइल बेहतर होता है बेंजाइलिक से। तो ये हुई बात, इंपॉर्टेंट ऑर्डर मैंने आपको दिया, आई होप शायद कुछ सीखने को मिला हुआ। तो ये कैसा है सर, ये भी गलत है, अरे सब गलत गलत दिए हो सर आप, अरे बिल्कुल वैसे ही तो करा है मैंने। तो अभी तक कितने सही हुए? अभी तक सर एक ही पहला वाला सही था, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, जी हाँ, और इसके बाद हमने देखा ये भी गलत है। अब आ जाओ इसमें क्या किया जाए, ये दो बढ़िया केसेस, दोनों में देखना तो वही है, क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ, देखना तो दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ ही है। अब यहां समझ नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि देखा जाए तो स्ट्रक्चरली सेम है, ज्योमेट्रिकली डिफरेंट है। अब बच्चे हमेशा एक दिमाग लगाते हैं कि अरे पास पास में रिपल्शन, पास पास में रिपल्शन, तो दोनों में ना ट्रांस वाला बेहतर, दोनों में ट्रांस वाला बेहतर, बट ऐसा नहीं है। जब भी साइक्लोहेक्सेन होता है, स्ट्रक्चर सेम बनाए हुए हैं, स्टीरियो का डिफरेंस है, ज्योमेट्री का डिफरेंस है, आपको उसके चेयर फॉर्म को थोड़ा विजुलाइज करना पड़ता है। आप जब तक इसकी चेयर फॉर्म को नहीं विजुलाइज करोगे, आप सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो लेट अस विजुलाइज द चेयर फॉर्म ऑफ ईच एंड देन विल कंक्लूड, ठीक है? तो चलो देखें, तो पहला वाला केस देखा जाए, तो पहला वाला जो केस मैंने बनाया हुआ है वो 1,4 पोजीशन पे बनाया है, और 1,4 पोजीशन पे COH लगाया हुआ है। तो देखते हैं इसमें बेहतर कौन होगा। पहले आपको चेयर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मैं आपको करके बताता हूं किस तरह से कर सकते हैं आप, तरीका भी बताता हूं। COH कन्वर्ट किया जाए, चलो सर करते हैं। तो आप चेयर कन्फर्मेशन में इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो बेटा सबसे पहले तुम क्या करते हो, तुमको जो भी बल्की ग्रुप दिखता है उसको तुम इक्वेटोरियल पे भेज देते हो, भेज दो ऊपर वाले COH को, मैं इक्वेटोरियल पे भेज दे रहा हूं, सपोज मैंने इसको इक्वेटोरियल पे भेज दिया COOH। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये कहाँ है वो देखना होगा, तो मैं ऐसे करता हूं, मेरा तरीका ये है कि मैं ये H को देखता हूं। अब ये वाला जो H है वो ऐसा है, अब मैं बस ये देखता हूं इसके ट्रांस में कौन है, तो ट्रांस में ये वाला H है, और ट्रांस में जो भी होगा वो यहाँ एक्सियल में जाता होगा, ये
तो ये वाला H मैंने यहाँ बनाया। अब फिर मैं देखूंगा इसके ट्रांस में कौन है, तो इसके ट्रांस में कौन है, यहाँ फिर H है। तो फिर ये मैंने बनाया इसके ट्रांस में, तो ये वाला H, ये वाला H है। अब फिर मैं देखूंगा इसके ट्रांस में कौन है, अरे इसके ट्रांस में तो COH है, इसके ट्रांस में तो COH है। और अगर इसके ट्रांस में COH है, मतलब इस वाले एक्सियल पोजीशन पे कौन लगेगा, COH। तो अब यहां पर आप कुछ भी कर लो, 1,4 पोजीशन पे जो तुमने लगाया, यहां पर तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी भी इन दोनों के बीच में, जैसे यहां तो तुमने किया तो एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल ऐसा मिला, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल। चलो मैं दूसरा भी बनाता हूं, फिर दोनों को साथ में समझाऊंगा। दूसरा भी बनाता हूं, दूसरे में यहां पर इसी को ट्रांस रखा गया है, दूसरे में इसी को ट्रांस रखा गया, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब इसको ट्रांस रखा गया तो क्या आप समझ पा रहे हो, मैं ऐसे ही प्रोसीड करूंगा, और ऐसे ही प्रोसीड करते करते व्हाट आई विल गेट, ऐसे ही मैं प्रोसीड करूंगा और मैं ये पाऊंगा कि ये वाला COH मैंने इधर ही फिट किया, ये वाला COH मैंने इधर ही फिट किया, और ये वाला COH जो होगा ये एक्सियल में ना जाके इक्वेटोरियल में जाएगा। सेम वे प्रोसीड करोगे आप यही पाओगे। सही बात है सर। और जब ये ऐसा देखने को मिल रहा है ना कि बोथ इक्वेटोरियल और यहां पर एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल, तो अगर आप ढंग से देखो तो आपको समझ आएगा कि बोथ इक्वेटोरियल में लेस क्राउडिंग होती है, और लेस क्राउडिंग की वजह से, लेस क्राउडिंग की वजह से इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, CO माइनस बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, बिकॉज दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशंस में, एक्सियल पोजीशंस में सर है तो क्या होगा, एक्सियल पोजीशंस पे रिपल्शंस होते हैं। अब देखो कभी कभी जो मैं रिपल्शन बोल रहा हूं एक्सियल पोजीशन का, वो फायदेमंद भी हो जाता है। अगर 1,3 पढ़े हो, 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शंस पढ़े हो ना, लेकिन अगर 1,3 पोजीशंस पे ऐसे ग्रुप है जो H बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो वही रिपल्शन अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1,3 पोजीशंस ऑफ चेयर में जो भी लगे हुए हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इंटरैक्शन एक रिपल्सन होता है बिकॉज ऑफ द वॉन डर वाल रेडाई ऑफ द ग्रुप्स, बट कभी कभी वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड में भी रिजल्ट कर सकता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर यहां देखा जाए तो एनी डे मैं यही कहूंगा कि ट्रांस वाला जो है वो बेहतर नजर आ रहा है। जी हाँ, ये ऑप्शन सही हो गया, ट्रांस वाला बेहतर नजर आ रहा है। अब आ जाओ इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं यहां पर क्या हो रहा होगा। 7th केस 1,3 पोजीशन है, ध्यान से देना, ध्यान से देखना, 1,3 पोजीशन है। ये ऐसा है, यहां पर वेज, यहां पर भी वेज, दोनों में लगा COH, यहां भी लगा COH, ठीक है। और यहां देखा जाए तो ये भी वेज, ये भी वेज, लेकिन इस बार लगा हुआ ट्रांस, ये भी वेज और ये भी वेज, ये लगा हुआ ट्रांस। तो चलो बनाया जाए सर, चेयर फॉर्म बनाया जाए, क्या मिलेगा देखते हैं। तो अगर चेयर फॉर्म बनाओ तो सर सबसे पहले क्या करो, COH को यहां भेज दो आप, चलो भेज दिया। फिर क्या करो, यहां पर ये H है, अब ये वाला H यहां है, तो ये वाला H यहां है, तो ये वाला H इसके एक्सियल में जाएगा। फिर इसके ट्रांस में ये वाला H है, तो ये वाला H यहां रहेगा, तो COH जो है वो रहेगा सर इक्वेटोरियल में, दोनों ही इक्वेटोरियल में। अच्छा, सिस वाले में देखा जाए तो दोनों ही इक्वेटोरियल में। इसी तरह से इसका जब 1,3 ट्रांस देखोगे तो क्या नजर आएगा, 1,3 ट्रांस देखोगे तो क्या नजर आएगा सर, देखो 1,3 ट्रांस में सेम उल्टा कर दोगे आप, समझ पा रहे हो, ये वाला COH यहां पर, और इस पोजीशन पे ये जो COH है ये कहां जाएगा सर, ये एक्सियल में आ जाएगा। और फिर वही बात है, ये एक्सियल इक्वेटोरियल है, ये दोनों इक्वेटोरियल है, दोनों इक्वेटोरियल बेहतर है। और आपको एक बात बताता हूं, अगर ये दोनों इक्वेटोरियल अपने आप को फ्लिप कर ले तो ये और अच्छी पोजीशन पे आ सकता है। अरे फ्लिप कर ले, हाँ हाँ हाँ, फ्लिपिंग ऑफ रिंग जानते हो, फ्लिप करने से एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशंस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अगर ये और अच्छा एसिड इसलिए है क्योंकि जैसे आप इसका H प्लस निकाल दो ये फ्लिपिंग करेगा, और फ्लिपिंग करते ही 1,3H बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है। वो भी नजर आ रहा है, देखो दिख रहा है 1,3H बॉन्डिंग नजर आ रहा है। हाँ सर दिख तो रहा है, कुछ कुछ तो दिख रहा है, देखो
जैसे फ्लिप करोगे तो ये COH यहाँ आ जाएगा, CO माइनस, और ये वाले पोजीशन पे ये देखो नीचे की तरफ, ये मतलब ये भी इसकी जगह, ये भी इसकी जगह, यही होता है ना फ्लिपिंग ऑफ रिंग। यहाँ पर COOH, लुक एट दिस H बॉन्ड, यस। सो यहाँ पर ये H बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से एनी डे आप बोलोगे सिस वाला बेहतर है। तो आपका जो ये लॉजिक है कि ट्रांस हमेशा बेहतर होता है, वो घटिया लॉजिक है, वो मत लगाना। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके चेयर फॉर्म में, और तभी आप कुछ ढंग का कंक्लूड कर पाओगे। आई होप आपको यहाँ तक चीजें बढ़िया से समझ आई हैं। कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, हाँ वो भी डिस्कस किया जाए। सो लेट अस डिस्कस 2 मोर पॉइंट्स। यस, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। तो आपने सॉल्व किया होगा इसको। चलो सबसे पहले ऊपर वाले को देखो। अब यहाँ पर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है इन हाइड्रोजन एटम्स का। इन हाइड्रोजन एटम्स का एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लो, यहाँ पर रिंग है बेंजीन की, वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है ना। अब अगर आपको वेरीफाई करना है तो फिर से खुद से अपना आंसर चेंज करना है, कर सकते हो, वो बेंजाइलिक है। अच्छा, देखा जाए कि कौन सबसे बढ़िया, क्या आपको समझ आ रहा है? ये जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया सवाल है, इसी तरह का कुछ पूछा गया सवाल था। हाँ, देखो वो भी था ना डेटाबेस्ड, ये भी डेटाबेस्ड है, हाँ। लेकिन आपको कुछ डेटा के हिसाब से आपको अंदाजा लगाने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि रफली ये आसपास इतना होगा। अब सुनो, क्या आपको पता है ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ऑल्दो ये भी कार्बन पे आ रहा है, देखो ध्यान से, ये भी कार्बन पे माइनस, कार्बन पे माइनस, कार्बन पे माइनस, कार्बन पे माइनस, सभी कार्बन पे माइनस है। और कार्बन पे माइनस कभी भी अच्छा एसिड तो नहीं होता। अगर मैं बात करूं मीथेन वाला जो H है, उसकी pKa वैल्यू की बात करूं, लगभग 50 के आसपास होती है, पता है ना, लगभग 50 के आसपास होती है। इसी तरह से अगर आप कोई विनाइलिक कार्बन से H निकाल रहे हो, वो भी लगभग 50 के आसपास, तो नहीं बोलूंगा मैं, 45 के आसपास होती है। और एक बात और बता दूं कि अगर वो कार्बन का जो माइनस है, अगर वो बेंजाइलिक रिंग पे रेजोनेंस भी कर रहा है, तो भी जाके एक बार डेटा चेक करना, बहुत खास एसिड नहीं हो जाता है वो। आप कभी भी कोई बेस लाकर ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं निकाल रहे होते हो रिएक्शन में, ये भी 40 प्लस होता है, इसका भी पीके, इसका भी पीके आपको बता दूं 40 प्लस होता है, ठीक है। 40 से ऊपर पीके कोई वो अच्छा एसिड नहीं होता कि आपने बेंजाइलिक पोजीशन पे रेजोनेंस करा दिया, पे वो कार्बन का ही माइनस है, अच्छा नहीं होता वो, ठीक है। अच्छा सर, ये वाले का पीके तो सर बच्चों बच्चों को याद रहता है, हाँ याद रहना भी चाहिए, रफली 25 के आसपास है, तो ये तो इससे बहुत बेहतर है। अब बताओ ये वाले H और ये वाले H का क्या कंपैरिजन किया जाए, या ये और ये का क्या कंपैरिजन किया जाए? तो मेरी बात सुनना, बड़ा फेमस केस है, आपको पता होगा, ये वाला H निकलते ही ये कार्बन पे माइनस आएगा, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। निकलते ही एरोमेटिक हो रहा है, इसका मतलब अच्छा एसिडिक होगा H। सर कितना एसिडिक हो जाएगा? क्या सर सल्फ्यूरिक एसिड जैसा हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड जैसा हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना होता है, उतना नहीं होगा, है तो कार्बन का माइनस, बट हाँ एल्कोहल वेल्कोहल के आसपास पहुंच जाता है ये लगभग 16-17 का पीके हो जाता है इसका, 16-17 का पीके हो जाता है लगभग, समझ रहा है बात? हाँ, तो 16-17 का पीके हो जाता है। ठीक ठाक एसिड है, कार्बन की फैमिली को देखा जाए उसके हिसाब से तो राजा ही है। अच्छा तो सर ये तो और सुंदर दिख रहा है मुझे, नहीं नहीं नहीं, वो दिख रहा है सुंदर आपको, उतना सुंदर वो है नहीं। आपको लग रहा होगा 3-3 तरफ से रेजोनेंस हो जा रही है, क्या बात है, मजा आ गया। अबे कुछ मजा नहीं आ गया, इधर देख। पहली बात मैंने तुझे बताया कि इस वाली रेजोनेंस को तू कार्बन आयन स्टेबिलिटी जब कंपेयर करता है, तब तू बहुत प्रेफरेंस देता है कि हाँ कि बहुत अच्छा रेजोनेंस है, लेकिन तू उस समय किसके साथ स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहा है? तू कार्ब अनायंस के साथ ही कर रहा है ना? तू अलाइलिक के साथ कर रहा है, तू कह रहा है अरे ये तो बहुत अच्छा है, मानता हूं तेरी बात, उस समय ठीक है। लेकिन यहां जब तुम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, तो एक से एक बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड्स, इवन एल्काइंस, एक से एक खिलाड़ी बैठे हुए हैं। इवन अमोनिया इज ऑल्सो अ बेटर एसिड देन दिस, अगर मैं इससे बात करूं, ठीक है। उसकी भी पीके 36 के आसपास होती है, 36 के आसपास होती है। अब ये बहुत अच्छा तो है नहीं सर, एक और फिनाइल लगा दूंगा, ठीक है लगा दो। 40 से घट के 40 से घट के कितना हो जाएगा वो? ठीक है सर 38 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, जो भी है।
सर और लगा दो, फिर भी कुछ भी करो, 30+ ही रहेगा, समझ पा रहे हो? 30+ ही रहेगा ये। और एक बात बता दूं, जितना अच्छा रेजोनेंस यहाँ दिख रहा है उतना हो नहीं पाएगा, बिकॉज ये तीनों सेम प्लेन में रहने में इनको प्रॉब्लम होगी। तीनों बड़े ग्रुप्स हैं, एक प्लेन में रहने में प्रॉब्लम्स होंगी, तो थोड़ा बहुत इस तरह का डैंगलिंग चलेगा, समझ रहे हो? तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच रहेगा, और ऊंच नीच होगा तो ऑर्बिटल्स की जो पैरेलल कंडीशंस है वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। रेजोनेंस थोड़ा कट कट के होगा, उतना खूबसूरत रेजोनेंस नहीं हो रहा है जितना अच्छा आप सोच रहे हो। और अगर जितना अच्छा आप सोच भी रहे हो वो उतना अच्छा नहीं है, जितना अच्छा आप सोच भी रहे हो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए वो उतना अच्छा नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। तो क्या ये इससे अच्छा होगा? नहीं होगा यार। इसका पीके, आप, मेरे को एग्जैक्ट नंबर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट हाँ 30 के तो ऊपर ही होगा ये तो इससे भी बुरा होगा, गारंटी के साथ बता सकता हूँ, इससे भी बुरा होगा ये। तो एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। दिस शुड बी द एक्चुअल ऑर्डर। क्या ये सही है? नहीं सर, गलत पे गलत होता जा रहा है, गलत पे गलत होता जा रहा है। देख रहे हो, जीओसी जैसे टॉपिक में, जहां पर आपको लगता है मुझे जीओसी तो अच्छे से आता है, उसमें भी कितनी जगहें हैं जहां आपको फंसाया जा सकता है। ये तो कुछ ही जगह है, ठीक है, तो कुछ ही जगह है। अगर मैं और आपकी क्लासेस लूंगा, अगर आप मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, तो और कितना कुछ आपको और सीखने को मिल सकता है, ठीक। लेकिन हाँ, टेंशन मत लो, यूट्यूब पे भी रेगुलर रहेंगे, यूट्यूब पे भी रेगुलर रहेंगे जेई एडवांस 2025 तक। बट आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है, और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे अगर वीडियो पहुंच गया होगा आपके पास, शेयर भी कर देना, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करिए, तो उतनी ज्यादा रेगुलरिटी आपको मेरे तरफ से दिखती रहेगी। तो इट इज नाउ इन योर हैंड्स। अब इधर देखो, ग्वाइनिडीन, क्विनाकाइलिन एंड इमिडाजोल, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में डिस्कशन तो बनता है। अच्छा, ग्वाइनिडीन, यू नो वेरी वेल, कैसा बेस है सर? बहुत ही गजब का बेस है सर ये, इसके बारे में तो बात ही ना करो तो अच्छा है। सही बोल रहे हो आप। ये अगर मैं इसकी पीकेबी बताऊं तो 0.4 0.5 के आसपास होती है पीकेबी। इतना सुंदर बेस है ये, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजीनियस बेसिस दैट हैज बीन डिस्कवर्ड बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रेजोनेंस। ग्वाइनिडिन भी जेई एडवांस ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ग्वाइनिडिन और इमिडाजोल के बारे में पूछा हुआ था कंपैरिजन, शायद 2017 के पेपर की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2017 का पेपर था वो। तो ग्वाइनिडिन बहुत ही सुपर बेस है यार, सुपर बेस है। पीकेबी एक बार डेटा आप लोग कंफर्म कर लेना, मेरे को रफ जो डेटा याद है मैं बता रहा हूँ, उसको बहुत लिटरली मत ले लेना। नहीं सर 4.5 है, सर 0.6 है, ये सब बचपना, आई होप आप नहीं करते होगे, इतने समझदार होगे तभी इस चैनल पे आए हो। अच्छा, फिर जब मैं क्विनाकाइलिन की बात करूं, हाँ, अगर इसका कंपैरिजन पढ़ते हैं, याद आ रहा है जब आपको थ्योरी लेक्चर्स पढ़ाया जाता है, तो क्विनाकाइलिन का आपको कंपैरिजन पढ़ाया जाता है किसके साथ? ट्राइथाइलअमीन के साथ। याद आ रहा है? ट्राइथाइलअमीन के साथ आप इसका कंपैरिजन पढ़ते हो, और आप ये पाते हो कि ट्राइथाइलअमीन इज बेटर देन क्विनाकाइलिन। कैसे सर, कैसे बेटर होता था? वो फ्लिपिंग ऑफ अमीन से एक्सप्लेन करते थे, याद आ रहा है कुछ? फ्लिपिंग ऑफ अमीन से इसको एक्सप्लेन करते थे कि यहां पर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, शायद मैंने उल्टा लिख दिया। दिस इज अ बेटर बेस देन दिस, स्लाइटली मार्जिनली बेटर होता है, बट हाँ ये बेटर होता था बिकॉज यहां पर फ्लिपिंग हो रही होती थी। फ्लिपिंग से थोड़ा sp2 कैरेक्टर आएगा, बिकॉज द मोमेंट वो प्लेनर होगा तो sp2 कैरेक्टर आएगा, डोनेशन टेंडेंसी थोड़ी कम होगी, काफी मार्जिनली बेटर होता है ये, बट बेटर होता है। यहां पर क्या, ये फ्लिपिंग नहीं हो रही है, तो पकड़ा हुआ रिंग है, पकड़ा हुआ रिंग है, इलेक्ट्रॉन पेयर तो वह दोनों में ही लोकलाइज्ड है, ये डोनेट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी डोनेट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, समझ आ गई इतनी बात? तो क्विनाकाइलिन तो बेटर होता है। पीकेबी बताऊं इसकी 3 मीन के आसपास होती होगी, पीकेबी रफली 3 के आसपास होती होगी इसकी, ठीक है, इससे बेहतर है, रफली 3 के आसपास इसकी पीकेबी होती होगी। अच्छा, पीकेबी रफली 3 के आसपास। और फिर आता है इमिडाजोल। इमिडाजोल के बारे में जानते हो, जानना चाहिए, फेमस कंपाउंड इमिडाजोल, दिस एन, दिस एन, दिस एंड दिस, यहां पर ये डबल बॉन्ड। आप ध्यान से देखो ये वाले हाइड्रोजन को,
ये वाले लोन पेयर को। अब ये वाला लोन पेयर ना ये वाले नाइट्रोजन को प्रोटोनेशन के लिए इफेक्टिव बना रहा होता है, ये वाले नाइट्रोजन को प्रोटोनेशन के लिए इफेक्टिव बना रहा होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि सर थोड़ा ग्वाइनिडीन जैसा केस लग रहा है। हाँ, अच्छा है, बुरा नहीं है। इवन मैं बताऊं ये पाइरिडिन से बेहतर बेस होता है। हाँ, बट इससे बेहतर नहीं होता, ये अपनी जगह है और ग्वाइनिडीन के आसपास भी नहीं है। क्यों? सर ठीक है, देखो लोन पेयर बढ़ रहा है, हाँ सही बात है, लेकिन ये लोन पेयर ना इंटैक्ट नहीं है, ये तो रेजोनेंस पूरी तरह से कर रहा है। और यहाँ ग्वाइनिडीन में क्या हो रहा था, वो पूरी तरह से भाग भाग कर सब लोग इस नाइट्रोजन के ऊपर जमा हो रहे थे, तो इसकी तो बात ही अलग थी, इसकी तो बात ही अलग थी। इमिडाजोल को देखा जाए अगर तो ठीक है, ये इधर गिरा, ये इधर गिरा, तो हमने कहा कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, बट इसके रेजोनेंस करने से कंपाउंड एरोमेटिक भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पाइरोल जैसा दिख रहा होगा आपको, देखो एन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, तो ये माइनस द वेरी नेक्स्ट मोमेंट रेजोनेंस भी करेगा। दूसरी बात ये भी नजर आती है, दूसरी बात ये भी नजर आती है कि ये जो लोन पेयर है, सर इधर जा रहा है तो इधर भी तो जा रहा होगा। हाँ, नेगेटिव चार्ज सभी सभी एटम्स के ऊपर डिस्पर्स होता है, अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो दिखेगा। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे sp2 कार्बन भी नजर आ रहे हैं, sp2 कार्बन नजर आ रहे हैं बहुत सारे, तो इन sp2 कार्बन एटम्स की वजह से भी कहीं ना कहीं गिरता होगा इसका बेसिक स्ट्रेंथ, कितना भी गिर जाए। पाइरिडिन से बेहतर होता है, पीकेबी जहां तक मुझे याद आ रही है रफली 9 के आसपास होता है, पीकेबी इसका रफली 9 सॉरी 7 के आसपास होता है, रफली 7 के आसपास होता है। तो क्या ये सही ऑर्डर है? हाँ, फाइनली ये सही ऑर्डर है। तो आउट ऑफ 9 कितने थे जो सही थे? आउट ऑफ 9 कितने थे जो सही थे? देखा जाए तो एक इधर, दूसरा इधर, और फिर थर्ड इधर। तो ओनली 3 आउट ऑफ 9 is correct. So the correct answer for this question is 3. The correct answer is 3. I hope you have liked this question. This was a self-made question, taking out different cases, merging them, and preparing a beautiful question for all my students. Okay, I hope you have liked the video. Just comment your views कि कैसा लगा question, कैसा लगा explanation, and then wait for the next part. Thanks for watching.